Now बेटा वी आर मूविंग टू अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.4 अगेन, जिसे हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंसिडर करते हैं। इसमें लिखा है द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। इट मीन्स इट इज गिवन दैट एक रो में कुछ घर बने हुए हैं जिनको नंबर्स दिए गए हैं इस बिहाफ पे कि वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जैसे हम कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं, देयर आर हाउसेज इन अ रो, एक पूरी रो में घर बने हुए हैं और उनका नंबर 1 से लेके 49 तक मार्क्ड है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the number of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of houses following it। कहते हैं ये प्रूफ करके दिखाओ कि वहां पे कहीं ना कहीं एक घर x है जिससे पहले जितने घर थे उन सबके घर का नंबर, उन सबके घर के नंबर का सम उससे आगे आने वाले घर के सम के इक्वल है। तो एज 1 2 3 4 5 6 अप टू 49 एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, जिसकी कॉमन डिफरेंस भी 1 है, फर्स्ट टर्म भी 1, कॉमन डिफरेंस भी 1। और अकॉर्डिंग टू गिवन मानो जैसे हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 ऐसे चलते चलते हम पहुंच गए हाउस 49 पे, बीच में आया, फिर आया 48 और वी नीड टू कंसिडर समवेयर एक घर जिसका नंबर x है, उससे पहले जितने घर थे, इससे पहले जितने घर थे उनका सम और उसके आगे जितने घर हैं उन सब के सम के इक्वल है। विल मेक इट मोर क्लियर बेटा, ध्यान से देखो। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 इस तरह से लाइन में लगा है और फिर आया हाउस नंबर x-1, फिर आया हाउस नंबर x, फिर आया हाउस नंबर x+1 एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 49। तो जस्ट टू मेक दिस क्वेश्चन क्लियर एंड ईजियर मैंने कुछ चीज़ों को पिक्चराइज करने की कोशिश की है कि मैंने 1 2 3 की जो नंबर ऑफ सीरीज थी, लिस्ट ऑफ द नंबर था, उसको मैंने यहाँ पे आपके लिए हाउस के साथ जोड़ दिया है कि हमारे पास जो रो में घर लगे हुए हैं वो 1 से लेके 49 तक लगे हुए हैं। बीच में कहीं एक घर है x, उससे पहले जितने घर हैं उन सबका नंबर का सम उसके आगे जितने घर हैं उन सबके सम के इक्वल है। ये बात आपको आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस x, हाउस x से आगे पीछे जितने भी घर है, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले, उन सबके घर के नंबर का सम उन सभी सम के इक्वल है जो उसके आगे आने वाले हैं। इट मीन्स दे आर सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू गिवन इट इज क्लियर दैट, according to given it is clear that 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to x-1 is equal to x plus 1, x plus 2 up to 49। This is the data we have to consider in this particular question। हम लोगों ने देखा कि ये जो 1 3 4 5 जो जितने भी घर उस हाउस नंबर x के राइट साइड पे थे उन सब का सम उसी घर के लेफ्ट साइड के सम के इक्वल है, ऐसा आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 अप टू x-1 का सम निकालूं, यानी कि इतने से पोर्शन का सम निकालूं, तो इट इज डेफिनेटली रिप्रेजेंट x-1, सम ऑफ x-1। तो इतनी घर के नंबर का सम तो बहुत इजीली क्लियर हो गया, सम ऑफ x-1 एंड दैट हाउ टू गेट द सम ऑफ दैट हाउसेज जो पीछे है हमारे पास, उसके लिए सोचना है। देखो ये 1 2 3 अप टू x, यहाँ x-1, ये x+1, ये x+2, चलते चलते हम पहुंचे थे 49 पे। बेसिकली वो तो हाउस नंबर था इसलिए मैंने h रिप्रेजेंट किया था। कोई तुमसे कहा है इस फर्स्ट टर्म से शुरू करते हुए 49 टर्म तक का सम कितना होगा, तो आपका रिप्लाई आना चाहिए S49 because this 1 2 3 4 5 up to 49 is the list of the number which are in AP and we have to find out the sum of all these terms। तो मेरे पास 1 से लेके 49 तक का सम आ गया S49, क्योंकि मुझे सिर्फ इतने से पोर्शन का सम निकालना है। We have to find out the sum of this portion only। इट मीन्स मेरे को स्टार्टिंग से नहीं चाहिए, बीच में से कुछ टर्म का सम चाहिए। तो जो ये स्टार्टिंग की इतनी टर्म्स है इनका सम मुझे नहीं चाहिए। कोई बता सकता है सोच के कि ये कितनी टर्म का सम हो सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। 1 2 3 4 अप टू x, तो इट इज एस एक्स।
तो अब मेरे पास जो वो सम मुझे चाहिए वो इंडिकेट कर रहा है कि S49 में से SX छोड़ दो। एक बार बहुत आराम से और ध्यान से पूरे क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था एक लाइन के अंदर 49 हाउसेज है, उन सबके घर का नंबर 1 से शुरू होकर 49 तक जा रहा है लगातार, बिल्कुल एक पैटर्न के अंदर। जैसे पहला घर तो फर्स्ट हाउस, दूसरा घर है तो नंबर 2, तीसरा घर है तो हाउस नंबर 3, फोर्थ घर है तो हाउस नंबर 4, इस तरह से 49 हाउस है तो हाउस नंबर 49 तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन के अंदर कहते हैं इस पूरे 49 नंबर के बीच में x एक ऐसा नंबर है, हो सकता है ये 20 हो सकता है ये 31 हो सकता है ये 35 हो। x एक ऐसा नंबर है कि उससे पहले जितने भी घर थे उन सबके घर के नंबर का अगर सम करे तो वो इक्वल आता है उन सभी नंबर ऑफ घर के जो उससे आगे थे। एंड दिस इज गिवन टू अस सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट मतलब उसके बाद वाला, यानी कि x से पहले जितने घर है उनके घर के नंबर का सम x के बाद जितने घर है उनके घर के नंबर के सम के इक्वल है। जो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्लान करके लिख दिया कि x से पहले कौन सा घर था, तो x से पहले था हाउस नंबर x-1, तो इनका सम क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 अप टू x-1। और x के बाद कितने घर है, दैट इज x+1 x+2 अप टू 49। बट वी नेवर नो अबाउट द टर्म की ये कितनी टर्म्स है, तो उनका इसका डायरेक्टली सम निकालना पॉसिबल नहीं था अभी। तो मैंने थोड़ा लॉजिक लगाया और क्या किया कि फर्स्ट टर्म से लेके टोटल टर्म का सम निकाल ले कि भाई सभी घरों का सम निकाल दो। तो वो सभी घरों का सम आ गया 49 और उसमें से उतने घर छोड़ दो जो इसमें इंक्लूड नहीं करने। तो x+1 x+2 में कितने घर इंक्लूड नहीं करने, अप टू x नंबर ऑफ हाउसेस इंक्लूड नहीं करने, तो वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। तो इन दी एंड मुझे ये एक छोटा सा कंक्लूजन मिल गया इस क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे x-1 का सम चाहिए, x-1/2 2 × 1 क्योंकि a तो 1 ही है, x-1 -1 into d। तो दिस इज द सम ऑफ द हाउसेस दैट आर प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। नाउ 49 का सम क्या आएगा 49/2 a + l। ये तो इजीली क्लियर हो गया, 49 है, फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर, तो उससे मैंने यहाँ पे लिख दिया 49/2 a + l। अब बात आई sx, तो ये जो sx है यानी कि सम ऑफ x घर की जो बात हो रही है, याले घर की बात, इस AP की बात, तो इस AP में फर्स्ट टर्म कितनी है, टोटल घर तो x हो गए, फर्स्ट टर्म हो गई इसकी भी 1 और कॉमन डिफरेंस आ गया इसका भी 1 और टोटल नंबर ऑफ हाउसेस तो x है। तो इन द एंड वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। नाउ बस हमारे को इस इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करना है। x-2 2 + x-2 49/2 into 50, this is x/2 2 + x-1। तो व्हेन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मुझे मिल गए। अब मैं इन्हें आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझो। अच्छा सा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इसके अंदर। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट केयरफुली इट इज़ 49 × 25 और जब आप इधर सॉल्व कर रहे हो तो इट इज़ x/2 एंड इट इज़ x+1। टेक दैट x टर्म्स टू वन साइड, x वाली सभी टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, एलसीएम भी ले लेंगे अब इसके बाद हम लोग, और ये आ गया 49/25। यू हैव टू मल्टीप्लाई, अगर आपको लगता है आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कर लेना, मैं तो बहुत जल्दी से सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड वैल्यू मिली वो 2x² 49 × 25 है, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने यहाँ पे, तो इट इज़ 49 × 25। इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा दैट इज 7 × 5, तो x की वैल्यू 35 आ गई। प्लीज़ याद रखो नेगेटिव भी आता लेकिन मैंने नेगेटिव इग्नोर कर दिया। वाई आई एम निगलेक्टेड दैट नेगेटिव वैल्यू, आप चाहो तो पूरा लिख लो, आपको लगता है नहीं हमें तो शो करके आना है, तो इट इज़ √1225 दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू टर्म्स and this finally give you a value ±35, therefore x = 35। तो उस कॉलोनी का जो 35th नंबर का घर है
जो 35 नंबर वाला हाउस है उससे पहले जितने भी घर थे उन सबके घरों के नंबर का सम 35 के बाद वाले जितने भी घर है यानी कि 36, 37, 38 अप टू 49 तक के सम के इक्वल है। तो दिस इज दी वन ऑफ द लॉजिकल अप्रोच जो मुझे इस क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करनी थी आप बच्चों के साथ, विच इज दी वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी ऑप्शनल एक्सरसाइज, जिसमें हमारे को वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना था। द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्वेश्चन को रीड करना चाहिए कम से कम 2 या 3 बार, जिससे कि आप क्वेश्चन की बेसिक चीजों को वो आराम से सीख जाए। तो बेटा एक बार बहुत ध्यान से दोबारा से देखो, मैंने कहा ना आप क्वेश्चन पढ़ के देखो। क्वेश्चन में लिखा है एक हाउस है, मतलब कुछ हाउसेस है एक कॉलोनी के अंदर जो कॉन्जिक्यूटिवली 1 से लेके 49 तक मार्क है। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 अप टू हाउस नंबर 49। उसके आगे कहते हैं शो डैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, कोई ना कोई एक एक्स की ऐसी वैल्यू है जिससे पहले जितने घरों का सम था वो इक्वल था उसके बाद जितने भी घर आ रहे हैं उनके, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एज इट इज क्लियर डैट कि वो जो हाउसेस के नंबर दे रखे हैं वो लिस्ट ऑफ द नंबर एक एपी बना रहे हैं जिसकी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म मुझे पता है। अकॉर्डिंग टू गिवन इट इज ऑलरेडी मेंशन फॉर अस कि जितने भी घर एक्स के प्रीसीड है, प्रीसीड मतलब उससे जो पहले है, उन सब का सम, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 अप टू x - 1, उन सब का सम इक्वल है उन सभी घरों के जो उसके बाद है। फॉलोइंग इट मतलब उसके बाद वाले घरों के सम के इक्वल है, और x के बाद आएगा x+1, x+2 अप टू 49। अब हमारे को ये पता है ये जो 1 2 3 4 5 6 है अप टू x - 1, ये तो इंडिकेट कर रहा है सम ऑफ x - 1 टर्म, क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये फर्स्ट टर्म से शुरू और x - 1 तक गया है। लेकिन टू गेट दिस सम ऑफ दिस पार्ट विच इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हियर, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें कितनी टर्म्स है और वी नेवर नो द वैल्यू ऑफ x एज वेल, तो दैट इज वाई मुझे इसे डायरेक्टली सम का फॉर्मूले में ऑब्टेन नहीं करना है, क्योंकि हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। यहाँ तो पता है नंबर ऑफ टर्म्स आर x - 1, बट हेयर वी नेवर नो द नंबर ऑफ टर्म। तो व्हाट इज अवर लॉजिक फॉर दैट? अगर मुझे इतने से पोर्शन का सम चाहिए, सिर्फ इतने से पोर्शन का सम चाहिए, जैसे कि हमारे क्वेश्चन की बेसिक इंफॉर्मेशन इंडिकेट कर रही है कि मुझे सिर्फ ये वाला सम चाहिए और कोई सम नहीं चाहिए, तो अगर मुझे सिर्फ इतने से पोर्शन का सम चाहिए, पहले मैंने 1 टर्म से लेके फर्स्ट टर्म से लेके टोटल टर्म का सम निकाल लिया, तो दिस विल गिव यू S49, सम फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू 49 टर्म। फिर मैंने देखा कि ये जो पोर्शन है पहले लिखा हुआ वो हमारे इस पूरे पोर्शन में एक्स्ट्रा है। दिस इज द पोर्शन इन आवर लिस्ट विच इज एक्स्ट्रा इन द केस ऑफ RHS। RHS में ये जो पोर्शन है जिसपे मैंने सर्कल बनाया हुआ है, दिस इज द एक्स्ट्रा पोर्शन इन द सम ऑफ 49 टर्म्स। ये 49 के सम में एक्स्ट्रा है, तो वी नेवर नीड टू यूज द सम वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, तो मैंने इतने का सम इसमें से माइनस कर दिया। एंड दिस इज द ओनली थिंकिंग प्रोसेस टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे सोचना ही होगा आपको, जिससे कि आप अपने आंसर पे लीस्ट कैलकुलेशन के साथ पहुंच जाओ। अब x - 1 का सम का फॉर्मूला ये रहा, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। S49 के सम के लिए ये AP है, वी गेट द सम फॉर्मूला ऑफ S49 ऑल्सो इन अ वेरी सेम मैनर। SX के लिए मैंने सम निकाला 1 से लेके x टर्म का, उसका रिजल्ट ये आ गया। उसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन करी, रीअरेंजमेंट करा, एलसीएम ले लिया, सॉल्व करा, आंसर आ गया ±35। अब घर का नंबर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो वी निग्लेक्ट दैट वैल्यू ऑफ x एज -35। आप लिख लेना बहुत ध्यान से कि हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ x माइनस के 35 इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हाउस नंबर इज नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। That is why we are getting our answer of this particular question as 35. It means 35th नंबर का जो घर है वो ऐसा घर है कि उससे पहले जितने घर है 1 से लेके 34 तक के, उन सब का सम करके देखो। आप जनरली सम करके देखना 1 से लेके 34 का, और 36 के बाद 35 के बाद 36 से 49 का सम करके देखना, तुम लोगों को अपने आप दिख जाएगा कि वो दोनों सम इक्वल है। मैं ये कह रहा हूं 1 2 3 अप टू 34 का सम निकाल के देखो एक बार। अब तो फिक्स हो गया ना। और दूसरी तरफ किसका सम निकाल के देखो, 36 37 से 49 का, ये भी फिक्स हो गया कि कितनी टर्म्स है, तो फिंगर पे गिन लोगे। इसका और इसका सम हमेशा इक्वल आएगा। ना बेटा वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आवर एनसीईआरटी मिसलेनियस, यानी कि ऑप्शनल एक्सरसाइज, जिसमें लिखा है एक स्मॉल टेरिस है फुटबॉल ग्राउंड का, जिसमें 15 स्टेप्स बने हुए हैं, हर स्टेप में 50 मीटर लॉन्ग है और बिल्ड किया गया सॉलिड के कॉन्क्रीट से। Each step is rise by 1/4 meter and a thread of ½ meter। इसका जो थ्रेड है वो ½ मीटर का है और
आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस चाहिए। तो प्लीज रिमेंबर दैट जब हमारे को वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट। यानी कि किसी भी फिगर को अगर हम किसी भी स्टेयर को बना रहे हैं, देखो जब भी कभी आपने सीढ़ियों को देखा होगा, अगर आपने किसी भी स्टेयरकेस को देखा है तो आप लोगों ने स्पेशली नोट किया होगा इन दैट पर्टिकुलर केस कि वो लेंथ भी इंक्लूड करता है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। इवन आप अपने हाउस के अंदर जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्टेयर्स बनी हुई है, उन स्टेयर्स को ध्यान से देखना तो वो क्यूबॉइड बने हुए हैं, पहला क्यूबॉइड, दूसरा क्यूबॉइड, तीसरा क्यूबॉइड, चौथा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड इज बेसिकली L इंटू बी इंटू एच। तो बात हो रही है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है उसके वॉल्यूम की बात हुई। ये कितने मीटर लॉन्ग है? दिस इज 50 मीटर लॉन्ग। तो ये 50 मीटर तो ऐसे हो गया, दिस इज 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। वन ऑफ द कंक्रीट है जो 50 मीटर लॉन्ग है, तो लेंथ आ गई 50। इट इज गिवन दैट कि जो वो थ्रेड है जिस पे हम बैठेंगे, ये जो थ्रेड है दैट इज हाफ, एंड इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, दिस हाइट is 1/4। तो दिस इज द वॉल्यूम वी ऑब्टेन फ्रॉम द क्वेश्चन जिसमें हमारे को जाना था पहले स्टेप पे। अब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन सेकंड स्टेप, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट कि जो लेंथ रहेगी वो अब भी 50 रहेगी, जो स्टेप रहेगा वो भी हाफ रहेगा, लेकिन वो हर बार 1/4 से राइज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम 1/4। वाई इट इज 2 टाइम? 1/4 पहली की हाइट, 1/4 दूसरे की हाइट, 1/4 इसकी, 1/4 इसकी, तो 1/4 प्लस 1/4 इट्स 2 टाइम 1/4। इन अ वेरी सेम मैनर व्हेन यू थिंक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, इट इज 50 इंटू हाफ, और यहाँ आ गया 3 टाइम। वाई इट इज 3 टाइम बेटा? क्योंकि अब ऐसे 3 स्टेप जुड़ गए, 1/4 पहला, 1/4 दूसरा, 1/4 तीसरा। तो इस तरह से मेरे पास जो रिजल्ट आ गया, जो नंबर्स आ गए वो आ गए मेरे पास 50/8। नेक्स्ट वाला आ गया बेटा, अगर आप ध्यान दो तो इट इज 2 टाइम 50/8। देखिए ना, 100 इंटू 1/2, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, रिड्यूस भी हो सकता है, मैं कर नहीं रहा हूँ। यह आ गया 3 टाइम 50/8। और ऐसा कितनी बार होगा? देयर आर टोटल 15 स्टेप्स, ऐसे 15 स्टेप है तो ऐसा 15 टाइम होगा। अब मुझे टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो जब भी मुझे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट टेरेस इज इक्वल टू S15, क्योंकि जितना कंक्रीट पहली स्टेप में लगा प्लस जितना कंक्रीट सेकंड स्टेप में लगा प्लस जितना कंक्रीट थर्ड स्टेप पे लगा प्लस चलता चला जाएगा, और इन टोटल ये जो टोटल कंक्रीट आएगा वो 15 तक आएगा। तो एज अ रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट, जब हम 15 स्टेप का सम निकालेंगे, 15 टर्म की वैल्यू निकालेंगे, तो आंसर आएगा 15/2, 2 इंटू A, 15 माइनस 1D। उम्मीद है आपको एपी के सम का फॉर्मूला याद होगा, दैट इज SN का फॉर्मूला। क्या था SN का फॉर्मूला? n/2, 2A प्लस n माइनस 1D। नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू थिंक अबाउट दिस AP, ये AP ही जनरेट हुई है 1 2 3 4, सब में से 50/8 आप क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इस AP को और सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे मैं इस टर्म को भी रिमूव कर देता हूँ, लिखना चाहो लिख भी लो। पहले हम AP को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इट इज़ 50/8 कॉमन, 1 + 2 + 3, ये यू से 1 + 2, क्योंकि यहाँ पे जो सम आएगा ना वो प्लस में आएगा, अप टू 15 स्टेप्स। सम में से 50/8 कॉमन आ गया, तो यहाँ जो सम ऑफ 15 टर्म्स है वो आ गया 15/2, 2A प्लस 15 माइनस 1D। वाई आई एम कंसिडर दैट दिस, वही जो मैंने पहले लिखा था दोबारा लिख दो, क्योंकि यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड इज इंडिकेटिंग सम ऑफ इट्स 15 स्टेप। तो 15 स्टेप का सम ही यहाँ पे कॉन्क्रीट है टोटल, तो इट इज 15/2। अब AP लगानी कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? AP कहाँ लगानी है? AP लगानी है 15/8, 1 + 2 + 3 अप टू 15 स्टेप।
तो टू गेट दिस सम वैल्यू, टू गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन, मेरे को जो वॉल्यूम चाहिए तो वो वॉल्यूम आ गया है 50/8 तो बाहर आ गया, और इनसाइड टर्म में फॉर्मूला लग गया 15/2, और अब आपके पास है 2 × 1 और n-14 × 1, ठीक है बेटा, क्योंकि 15 - 1 14 है, तो इट इज 50/8, 15/2 एंड दिस इज 16. Just reduce it carefully. It is 50 × 15. It is 750, and just think about the unit. It is meter cube. तो in the end we conclude that कि जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने सिखाया, that is a question of the staircase. ये staircase बना हुआ एक बिल्डिंग के अंदर, एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, जिसका पहला स्टेप एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम होगा L × B × H. ये पूरा 50 है, इसके ऊपर का जो स्टेप है जिसमें हम बैठेंगे वो हाफ है, और जो इसकी हाइट है वो 1/4 है. तो मुझे मिला पहला वॉल्यूम. फिर दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो वो अब भी 50 ही है, ऊपर की जो सरफेस एरिया जिसमें हमने बैठना है वो हाफ ही है, लेकिन अब उसकी हाइट 1/4 + 1/4, क्योंकि इट इज इंक्रीज बाय राइज बाय 1/4, तो वो 2 टाइम 1/4 हो गई. सिमिलरली 50 × हाफ वो 3 टाइम 1/4 हो गई. फर्स्ट स्टेप में 50 × हाफ वो 4 टाइम 1/4 हो गया, एंड इट्स गोइंग ऑन. एज अ रिजल्ट जो ये सीरीज मिली वो एक एपी मिल गई. इन सब में से 50/8 कॉमन ले लिया, 1 2 3 4 अप टू 15 टर्म्स आ गए. टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड जस्ट सम है 15 टर्म्स का, एन टर्म का फॉर्मूला याद किया, और वॉल्यूम के लिए इसमें 15 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया. व्हेन यू मेक अ कैलकुलेशन हियर यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस टर्म बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल एपी. इवन आप फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला रूल भी लगा सकते थे. यहाँ तो 15 स्टेप्स लिखे हुए हैं मैंने, इवन वो 50 नहीं आता तब भी हमारा फाइनल आंसर 750 मीटर क्यूब ही आना है. After completing that our NCERT optional exercise 5.4, now beta we are going to simplify one of the extra question जो आज हम लोगों ने अपनी optional exercise में भी देखा था. Which term of this AP is its first negative term? एक बार फिर से आप ध्यान दो, आपको बताना है आपकी एपी की वो कौन सी टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है. जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपसे नेगेटिव टर्म की डिमांड की गई हो तो प्लीज रिमेंबर दैट कि आपकी एपी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने वाली है. इट मीन्स हर नेक्स्ट टर्म, हर सक्सेसिव टर्म एज कंपेयर टू प्रीवियस टर्म कम हो रही होगी, लेस हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी. तो दिस इज वन ऑफ द वे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें कुछ ऐसा ही हो रहा है. हमारी एपी की पहली टर्म 20 है, दूसरी टर्म 19 1/4 है, तीसरी टर्म 18 1/2 है, नेक्स्ट टर्म 17 3/4 है, एंड इट इज रनिंग इन अ वेरी सेम मैनर. बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फर्स्ट टर्म बिकम 20, डी बिकम्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 19 1/4 minus 20. Now here you need to find out the value of d in a very particular way. तो आपने इससे मल्टीप्लाई किया, what is we get here 76. It's 77/4 minus 20. Now when you take the LCM 77 minus 80, the d of this question is minus का 3/4. तो होप सो बेटा आप लोगों को यहाँ से d की वैल्यू ऑब्टेन करनी क्लियर हो गई है. Since for the first negative term, अगर आपको यहाँ पे सबसे पहली नेगेटिव टर्म चाहिए तो इट मीन्स आपका जो an होगा that must be less than 0. Why I am consider that कि nth टर्म 0 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव की फाइट कर रहे हो तो आपका जो भी आउटपुट आएगा, आपका जो भी रिजल्ट आएगा, आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी. तो एज अ रिजल्ट बेटा an is less than 0, a plus n minus 1d is less than 0. Now what is the value of a? Here the value of a is 20 and we have to find out d of the question is minus 3/4. So 1/1 we put the value of a and d in our question. Now you have to take the LCM as 4. It's 80 minus 3n plus 3. Is this okay? तो what we have to consider, पहले मैंने AP को सिलेक्ट किया, उसकी फर्स्ट टर्म उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और मुझसे यह कंफर्म हो गया हमारे को कि हमारी AP डिक्रीजिंग है. तो समहाउ कुछ टर्म्स के बाद ये नेगेटिव आंसर देने वाली है. उस नेगेटिव आंसर के लिए मैंने इसमें चेंज लाया और an को लेस देन 0 रखा एंड दिस इज द वैल्यू वी गेट फ्रॉम दिस पार्ट. इट इज 83 माइनस 3n इज लेस देन 0. वो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ख़त्म हो गया. 83 मस्ट बी लेस देन 3n. ये डिस्कशन था हमारे पास कि हमेशा शिफ्टिंग नेगेटिव टर्म की होती है.
this indicating that n must be greater than 83/3. n must be greater than, now you need to divide it very carefully. 2 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 7.67. तो दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट दैट जब भी तुम्हारी वैल्यू ऑफ n 27.67 से बड़ी आएगी, इट विल ऑलवेज गिव यू अ नेगेटिव आंसर, बिकॉज हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया था कि अगर an नेगेटिव चाहिए, पहला नेगेटिव टर्म चाहिए, तो उसकी an टर्म की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए. तो a हमारे को क्लियर है, d हमारे को फाइंड करना आ गया है, नेगेटिव टर्म की फाइट है, इसलिए an को लेस देन 0 रखा, सिंप्लीफिकेशन किया. यहाँ जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो सिर्फ ये है कि उधर शिफ्ट होगा नेगेटिव नंबर. एज अ रिजल्ट n मस्ट बी ग्रेटर देन 27.65. देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP इज 28. जो आप इसकी 28 टर्म निकालोगे वो नेगेटिव आएगी. अगर आप चेक करना चाहो, देखो ये तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि जो 28 टर्म आएगी वही इसकी नेगेटिव टर्म होगी, लेकिन जस्ट फॉर योर चेकिंग कि हाँ भाई हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा सच में है, तो देखो आप 8 टर्म निकाल लो, a प्लस 27d यानी कि 20, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 20 है, 27 माइनस 3/4, इट इज 80 माइनस 81/4. तो मेरा आंसर आ रहा है 28 टर्म का माइनस का 1/4, which indicate this is a negative value. So on this behalf मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा, जो इस पर्टिकुलर लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा ही था हमारी NCERT एक्सरसाइज ऑप्शनल में से. इस क्वेश्चन में बस मैंने चेकिंग के लिए आपको ये दिखाया कि जो n आपने डिसाइड किया वो नेगेटिव आ रहा है. अगर आप इसकी 27 टर्म निकालोगे वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन जैसे ही आपने 28 टर्म निकाली तो यू कैन ऑब्जर्व हियर, यू कैन गेटिंग दैट कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है. हेंस वी गेट द वेरी एक्यूरेट आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन. सो मैं इसी लेक्चर को यहीं ओवर करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमरस क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर से कनेक्टेड.